उपग्रह की गति के अंतर्गत आज का हमारा अध्ययन की विषय वस्तु है कृत्रिम उपग्रह, उपग्रह की कक्षीय चाल और परिक्रमण काल में संबंध और किसी ग्रह की परिक्रमण काल कितनी होती है इसके बारे में व्यंजक निकालना है, उसका सूत्र निकालना है। तो उपग्रह की गति में हम उपग्रह क्या है इसके बारे में परिचित हो जाते हैं। उपग्रह की यदि हम परिभाषा देखें तो हमारे सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष में परिक्रमण करने वाली जो आकाशीय पिंड होती है उसको हम ग्रह कहते हैं। इसमें सूर्य के मुख्यतः 9 ग्रह होती है जो उसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करता है। इस तरीके से यदि हम सूर्य से उसके बढ़ते हुए दूरी के क्रम में यदि उसका हम नाम देखना चाहें तो हम कह सकते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। ये 9 होती है क्रम वाइज। इसमें प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दी गई है, इस कारण अभी वर्तमान में जो ग्रहों की संख्या है वह 8 है। इन ग्रहों के चारों ओर भी और कुछ आकाशीय पिंड भी परिक्रमा करते रहते हैं, तो ऐसे आकाशीय पिंड को हम उपग्रह के नाम से जानते हैं। तो उपग्रह की यदि हम परिभाषा दें तो कह सकते हैं कि ग्रह के चारों ओर या ग्रह की जो कक्ष होती है उस कक्ष के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो आकाशीय पिंड होगी उस आकाशीय पिंड को हम उपग्रह के नाम से जानते हैं। चूंकि यदि हम पृथ्वी की उपग्रह की बात करें तो पृथ्वी का एक उपग्रह होती है चंद्रमा। उसी तरीके से और जो अन्य जो ग्रह है, जैसे हम मंगल की बात करें तो मंगल के 2 उपग्रह होती है फोबोस और डिमोस। शनि इसके एक सबसे बड़ी जो उपग्रह का नाम है उसको हम कहते हैं टाइटेनिक। तो इस तरीके से अलग अलग ग्रहों की अलग अलग उपग्रह भी होती है। कुछ ग्रह ऐसे हैं जिसके उपग्रह नहीं होती, जैसे बुध, शुक्र और प्लूटो। ये ऐसे जो ग्रह इनके उपग्रह नहीं होते हैं। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा, तो पृथ्वी की चारों ओर एक परिक्रमा करने में लगभग 27-28 दिन के समय लेती है। यदि पृथ्वी की कक्ष के चारों ओर यदि चंद्रमा परिक्रमा करें तो वहां पे उनको एक परिक्रमा या एक चक्कर लगाने में लगभग 28 दिन का समय लेता है। तो इस तरीके से ऐसे आकाशीय पिंड जो प्रकृति प्रदत्त है, इस कारण हम इसको कहते हैं प्राकृतिक उपग्रह या प्राकृतिक ग्रह के नाम से इसको जानते हैं। उपग्रहों की जो वास्तविक कक्षा होती है वो इस प्रकार की आकृति की होती है। ये ऐसा आकृति लिए हुए होती है, मतलब एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष होती है। लेकिन दीर्घवृत्ताकार कक्ष होगी तो हम यदि हम गणना करें तो गणना में कठिनाई होगी, गणना करने में सरलता महसूस नहीं होगी। तो ये जो कक्ष होती है दीर्घवृत्ताकार कक्ष है, उसको गणना की दृष्टिकोण से या सरलता की दृष्टिकोण से एक इसको वृत्ताकार मान लिया जाता है। तो उपग्रह की जो परिक्रमण करने वाली जो कक्ष होगी उस कक्ष की जो आकृति होगी वो वृत्ताकार होगी। कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह उस उपग्रह को कहते हैं जो मानव द्वारा निर्मित होती है या मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है। ऐसे उपग्रहों को हम कृत्रिम उपग्रह के नाम से जानते हैं। तो जब कोई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के समीप एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करती है या चक्कर लगाती है, तो उस चक्कर लगाने वाली जो कक्ष में उस उपग्रह की जो चाल होगी उस चाल को हम कक्षीय चाल के नाम से जानते हैं। और उपग्रह की जो कक्षीय चाल होती है वह लगभग उपग्रह की कक्षीय चाल ये लगभग होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से उपग्रह ग्रह के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करती है। तो इस तरीके से हम कहें कि मानव निर्मित ऐसा पिंड या ऐसा उपग्रह जो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करती है उसको हम कृत्रिम उपग्रह के नाम से जानते हैं। तो जब कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करेगी तो उसको परिक्रमा करने के लिए एक अभिकेंद्री बल चाहिए, और वह अभिकेंद्री बल पृथ्वी के द्वारा उस उपग्रह पर लगाए गए
बल के बराबर होती है। अर्थात यदि कोई उपग्रह, जैसे मान ले जाए एक चित्र में लेते हैं, ये पृथ्वी है और ये उसकी कक्ष है, इस कक्ष पर उपग्रह परिक्रमा करती है, तो इस उपग्रह को इस कक्ष पर परिक्रमा करने के लिए इसको अभिकेंद्री बल चाहिए। कोई भी पिंड एक वृत्ताकार मार्ग में तभी परिक्रमा करेगी या तभी गति करेगी जब उसको अभिकेंद्री बल प्राप्त हो, और वह अभिकेंद्री बल केंद्र से प्राप्त होती, अर्थात यहाँ पर पृथ्वी के केंद्र से इस उपग्रह को अभिकेंद्री बल मिल रही है और यह अभिकेंद्री बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण प्राप्त हो रही है, जिसके कारण यह पिंड या उपग्रह इस कक्ष पर या पृथ्वी के कक्ष पर चारों ओर परिक्रमा करती है। तो इसमें हम चित्र में दिख रही है, ये इसको हम एम मान सकते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान, ये उसका केंद्र और ये त्रिज्या है। ये जो दिख रही है इसको हम उपग्रह कहेंगे और ये जो है ये कक्षी पथ है, इस पथ पर परिक्रमा कर रहा है। तो इस तरीके से उपग्रह जो है इस पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती है। उपग्रह पर जो लगने वाले, अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जब इसकी जो दिशा होगी, यहाँ एक चीज और क्लियर करना है कि जो अभिकेंद्री बल की दिशा होगी इस पिंड को घुमाने के लिए जो आवश्यक है उसको हम कह रहे हैं अभिकेंद्री बल। तो अभिकेंद्री बल की जो दिशा होगी वो पृथ्वी की केंद्र की ओर होती है, इसको दिशा हमेशा पृथ्वी की केंद्र की ओर होती है। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, चूंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल होती है और यह उपग्रह पृथ्वी के कक्ष के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो ये जो पिंड है या उपग्रह है वो पृथ्वी की केंद्र की ओर क्यों नहीं गिरती है? यहाँ पर एक विचारणीय प्रश्न है। चूंकि हम जानते हैं कि यदि किसी वस्तु को हम पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकें तो एक निश्चित ऊंचाई जाने के बाद क्या हो जाती है, पृथ्वी पर वापस गिर जाती है। तो ये तो बहुत बड़ा पिंड है और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ही है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं है पृथ्वी की जो कक्ष है जिस पर उपग्रह परिक्रमा कर रहा है। तो प्रश्न यहाँ पर यह है कि ये जो उपग्रह पृथ्वी के केंद्र पर क्यों नहीं गिरती है, क्योंकि अभिकेंद्री बल उसको पृथ्वी के केंद्र से ही प्राप्त हो रही है, जिसकी दिशा केंद्र की ओर है, तो वह पृथ्वी के केंद्र पर क्यों नहीं गिरती। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम एक दूसरा चित्र का उपयोग करते हैं। ये पृथ्वी है जिसका केंद्र O, त्रिज्या R और द्रव्यमान m है। ये वृत्तीय पथ है जिस पर उपग्रह परिक्रमा कर रहा है। ये अब यदि हम इसको देखें कक्ष है, ये उपग्रह की कक्ष और ये द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या। तो प्रश्न हम यहाँ पर ये कह रहे थे कि उपग्रह पृथ्वी के केंद्र पर क्यों नहीं गिरती है, जबकि उस उपग्रह को घुमाने के लिए जो केंद्रीय बल लग रही है उस केंद्रीय बल का दिशा केंद्र की ओर होती है। तो इस चित्र में स्पष्ट है कि ये जो उपग्रह इस पथ पर घूम रही है वह बार बार पृथ्वी की केंद्र की ओर गिरती रहती है, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी की वक्रता के कारण ये जो वक्री इस तरीके से उसका जो मार्ग है, ये ऐसा वक्री मार्ग, पृथ्वी की वक्रता के कारण ये अपने जगह पर मतलब उसी ऊंचाई पर हमको दिखाई देती है, प्रतीत होती है। तो इसका मार्ग जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि PQ-R ये उपग्रह है, तो इसकी मार्ग PQ-R ना हो करके इसकी मार्ग जो है इस पथ पर जाती है, मतलब वह वक्री रहती है, PQ-R बराबर उसका जो मार्ग होता है। तो इसी वक्री मार्ग के कारण
जो उपग्रह है वह गिरते हुए प्रतीत होने के बाद भी मतलब वह अपने कक्ष पर क्या करती है, परिक्रमा करते रहती है। वास्तव में वह अभिकेंद्री बल के कारण क्या होती है, गिरती है, ठीक है, लेकिन चूंकि इसका पथ जो है वक्री होने के कारण वह उसी ऊंचाई पर बना रहता है और उस पथ पर परिक्रमा करते रहती है, जिसका मार्ग यहाँ पर यह पथ जो है दिखाई दे रही चित्र में PQR, इस पथ पर क्या करती है, परिक्रमा करती है। तो ये था कृत्रिम उपग्रह की गति। आगे यहाँ पर हम देखें कि कृत्रिम जो उपग्रह है, सबसे पहले रूस के द्वारा स्पुतनिक नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था, उसको पृथ्वी की कक्षा में स्थापित की गई थी रूस सबसे पहले इसको कृत्रिम उपग्रह के प्रक्षेपण में सबसे पहले अंतरिक्ष में गया और अंतरिक्ष में प्रक्षेपण कर दिया गया। उसके बाद में अमेरिका ने भी अपना उपग्रह वहां पर प्रक्षेपण किया। इसके बाद जैसे हम भारत की बात करें तो भारत के द्वारा भी 1975 में आर्यभट्ट नामक एक उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया, जिसकी प्रक्षेपण के लिए वह रूस की सहायता ली और रूस के द्वारा ही उन्होंने अपने उपग्रह जो आर्यभट्ट जिसका नाम है उस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। तो इस तरीके से भारत भी अंतरिक्ष की खोज और जो भी अनुसंधान कार्य होती है या प्रक्षेपण की दिशा में जो भी कार्य किया जाता है, उन सब चीजों के लिए एक अंतरिक्ष आयोग का गठन किया गया है, जिसमें लगातार उपग्रह के बारे में या हमारे जो आकाशीय पिंड है या सौर परिवार है या अंतरिक्ष के बारे में लगातार वहां पर खोजें चलती रहती है और रिसर्च वहां पर होते रहती है। तो इस तरीके से जो अंतरिक्ष आयोग का जो काम है वह लगातार इस पर अनुसंधान कार्य करते रहती है। तो इस तरीके से भारत में अंतरिक्ष कार्य और जो भी अनुसंधान कार्य है उसको करने के लिए यहाँ पर कुछ जगह है, कुछ संस्थान है और उस संस्थान का नाम मैं बताना चाहूंगा। जैसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये थुम्बा में है। यहाँ से लगातार अंतरिक्ष के बारे में अनुसंधान चलती रहती है और ये प्रक्षेपण सेंटर है, यहाँ से उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। ठीक उसी प्रकार श्रीहरिकोटा रेंज, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ से भी लगातार रिसर्च चलते रहते हैं अंतरिक्ष के बारे में और वहां पर भी प्रक्षेपण उपग्रहों का किया जाता है। ठीक इसी तरीके से फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो अहमदाबाद में स्थित है, यहाँ से जितने भी भौतिकी संबंधी जो अनुसंधान कार्य किया जाता है वो सब यहीं से होती है। इसके अतिरिक्त और है जिसको हम कहते हैं स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये भी अहमदाबाद में स्थित है और इसके द्वारा भी अनुसंधान कार्य किया जाता है। तो इस तरीके से भारत में प्रक्षेपण की दिशा में अपना जो विश्व की जो स्थान है उस विश्व के स्थान में अपना नाम दर्ज कर चुका है और भारत के द्वारा भी बहुत सारे उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है, जिसमें कुछ उपग्रहों में हमको असफलता भी हासिल हुई है और कुछ में हमको सफलता भी हासिल हुई है। तो वर्तमान में हम देखें तो भारत उपग्रहों की प्रक्षेपण के लिए सबसे आगे हो चुकी है अभी के डेट में। और इस तरीके से यदि हम कुछ सफल उपग्रहों का प्रक्षेपण का नाम यदि गिनाना चाहें तो 1975 में सबसे पहले रूस की सहयोग से भारत के द्वारा जो प्रक्षेपित उपग्रह है उसका नाम है आर्यभट्ट और इस उपग्रह को बनाने वाले जो इंजीनियर थे वह भारतीय थे। भारत के वैज्ञानिक और भारत के इंजीनियर के द्वारा ही इस उपग्रह को बनाया गया था। उसके बाद भास्कर प्रथम के नाम से भी एक उपग्रह लॉन्च किया गया, भास्कर द्वितीय के नाम से भी एक उपग्रह लॉन्च किया गया और रोहिणी प्रथम, रोहिणी द्वितीय, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे उपग्रह है जिसको पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित की गई। इसके अतिरिक्त एप्पल इनसेट 1A, इनसेट 1B, इनसेट 1C, इसके अतिरिक्त और है IA, IRS, IB, इनसेट 2A, इनसेट 2B, इनसेट 2C, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे उपग्रह है जिसको पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित की गई। और ऐसे उपग्रहों को जब प्रक्षेपण किया जाता है तो वहां पर एक यान की जरूरत पड़ती है और उस यान का नाम होती है रॉकेट, जिसका कुछ नाम दिया जाता है और यहाँ पर उस रॉकेट का नाम है SLV-3, SLV-4, SLV-5, इस तरीके से अलग अलग यानों के माध्यम से जो रॉकेट होती है उसके माध्यम से इस उपग्रहों को जो रिसर्च सेंटर है जिसका नाम जैसे हमने बताया कि श्रीहरिकोटा जो आंध्र में स्थित है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ऐसे जगहों से इन सारी चीजों का या इन उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें कि यह
कृत्रिम जो उपग्रह है जो प्रक्षेपित होने के बाद में पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, तो इसका हमको क्या लाभ मिलता है या हमारे दैनिक जीवन के लिए किस तरीके से उपयोगी है। तो यदि हम इसका लाभ देखें या हमारे दैनिक जीवन के लिए यदि इसका उपयोग देखें तो हम जानते हैं कि जितने भी दूर संचार संबंधी जो सिग्नल प्राप्त होती है, चाहे वह रेडियो सिग्नल हो, चाहे टीवी सिग्नल हो, चाहे वायरलेस का सिग्नल हो या जो भी सिग्नल हो जो हमको अंतरिक्ष से प्राप्त होती है, यह सभी सैटेलाइट के द्वारा हमको अपने पृथ्वी तक ये सारी चीजें मिलती है। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे मौसम संबंधी जो भविष्यवाणी किया जाता है, जैसे मौसम में लगातार बदलाव होते रहती है, कभी बारिश की संभावना बनती है तो कभी तूफान की संभावना बनती है, तो ऐसे सारी संभावनाओं को पहले से व्यक्त किया जाता है ताकि जो लोग हैं वह ये सारी चीजों से अलर्ट हो सके, सावधानी बरत सके। तो भविष्यवाणी करने में, मौसम की जानकारी प्राप्त करने में इन उपग्रहों का उपयोग होती है। इसके बाद हम ये कभी कह सकते हैं कि अंतरिक्ष से आने वाली जो किरणें हैं, चूंकि अंतरिक्ष से बहुत सारे ऐसे किरणें आ रही है जिसमें अल्ट्रावायलेट किरणें भी हो सकती है, अवरक्त किरणें भी हो सकती है, रेडियो तरंगे भी हो सकती है। तो इन सारे तरंगों का अध्ययन करने में भी इन सैटेलाइट की या जो उपग्रह होती है इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। भूगर्भ की जानकारी करने के लिए कि हमारे पृथ्वी के अंदर ऐसे क्या क्या मिनरल्स पाए जाते हैं, क्या क्या ऐसे खनिज तत्व पाए जाते हैं जिनको हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग के लिए हम उसकी खोज कर सकें या और कुछ अनुसंधान कार्य करने के लिए उसका खोज कर सकें। तो ऐसे सारी चीजों का अध्ययन इस सैटेलाइट के माध्यम से किया जाता है। वायुमंडल की ऊपरी सतहों का अध्ययन करने के लिए कि हमारे वायुमंडल में क्या क्या ऐसे परत पाई जाती है, कितनी कितनी ऊंचाई पर है और वहां पर ऐसे कौन कौन से गैसों का मिश्रण पाई जाती है, ऐसे सारी चीजों का अध्ययन करने के लिए इन सैटेलाइट की आवश्यकता पड़ती है। मानव की अंतरिक्ष संबंधी जब उड़ान भरी जाती है या अंतरिक्ष संबंधी अनुसंधान कार्य किया जाता है तो उस अनुसंधान कार्य करने के लिए एक कार्यक्रम बनाई जाती है। तो वह कार्यक्रम भी इन्हीं सैटेलाइट के माध्यम से या उपग्रह के माध्यम से बनाया जाता है। ठीक, उल्कापिंड जैसे पृथ्वी पर लगातार गिरते रहती है, अंतरिक्ष में लगातार घूमते रहती है, जिससे टूट टूट कर गिरता है, तो वह उल्कापिंड क्या चीज है इसके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। तो जनरली हम देख सकते हैं कि जो कृत्रिम उपग्रह जो मानव द्वारा निर्मित है ये हमारे दैनिक जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है। आज जितने भी हम भौतिक सुख सुविधाएं जो प्राप्त कर रहे हैं वह सब इसी सैटेलाइट की या इसी कृत्रिम उपग्रह की देन है, जिसके माध्यम से हमको आज वर्तमान में जो फैसिलिटी मिल रही है, जो भौतिक सुख सुविधाएं मिल रही है वो सब प्राप्त कर रहे हैं। आगे हम चलते हैं इस उपग्रह की कक्षीय चाल जो इस कक्ष पर परिक्रमा कर रहा है, जिसको मैंने बताया कि 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से वह इस मार्ग पर परिक्रमा करता है। तो उस कक्षीय चाल के लिए क्या सूत्र निकलता है और वास्तव में 8 किलोमीटर आता ही कि नहीं आता है, इसको हम सूत्र के माध्यम से निकालते हैं। उपग्रह की कक्षीय चाल के लिए सूत्र निकालेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि किसी भी उपग्रह की कक्षीय चाल स्थापित करने के लिए या उस उपग्रह की कक्ष में स्थापित करने के लिए जो चाल आवश्यक होती उस चाल को हम उस उपग्रह की कक्षीय चाल कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, इसका केंद्र O, त्रिज्या R और ये द्रव्यमान M। ये कक्ष है, इस कक्ष पर उपग्रह परिक्रमा कर रही है। तो इस उपग्रह की इस कक्ष पर चलने के लिए जो आवश्यक चाल होती है उसी चाल को हम कक्षीय चाल कहते हैं। तो कक्षीय चाल को यदि हम दूसरे रूप में और परिभाषित करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि जब कोई उपग्रह किसी कक्ष पर यानी कि वृत्तीय कक्ष पर परिक्रमा करता है तो इस कक्ष में जो चाल आवश्यक होती है उसी चाल को हम कक्षीय चाल के नाम से जानते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई भी उपग्रह पृथ्वी के कक्ष पर चारों ओर परिक्रमा करती है तो उसको परिक्रमा करने के लिए एक आवश्यक अभिकेंद्री बल चाहिए और वह अभिकेंद्री बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस उपग्रह को मिलती है, जिसके कारण वह उपग्रह एक निश्चित कक्ष में एक निश्चित चाल से चारों ओर क्या करती है, परिक्रमा करती है। तो चित्र में हम देख रहे हैं कि यदि
पृथ्वी की केंद्र से h ऊंचाई पर एक उपग्रह है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। तो यह इस पथ पर परिक्रमा कर रही है। तो यदि केंद्र से हम इस उपग्रह की दूरी यदि हम मान लीजिए r से प्रदर्शित करें तो r बराबर r प्लस h हो जाएगी, जहां पर r पृथ्वी की त्रिज्या है और h जो है पृथ्वी की सतह से उपग्रह की दूरी है। तो पृथ्वी की केंद्र से उस उपग्रह की दूरी कितनी हो गई, r प्लस h हो गई। ठीक है। अब यदि मान लीजिए ये उपग्रह जो है इस कक्ष पर परिक्रमा कर रहा है तो उसकी परिक्रमण जो उसका जो चाल है वो कितनी होगी। तो यहाँ पर हम लेके चलते हैं, यदि उपग्रह की कक्षीय चाल v हो तो उस उपग्रह को इस कक्ष पर परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल, तो ये निकल जाएगी अभिकेंद्री बल, ये निकल जाएगा 1/2mv का स्क्वायर, जहां पर m उपग्रह का द्रव्यमान है। तो ये अभिकेंद्री बल अभिकेंद्री बल प्राप्त होता है mv²/r। चूंकि इस अभिकेंद्री बल का जो मान है mv²/r कहां से प्राप्त हुआ, पृथ्वी की केंद्र से जो गुरुत्वाकर्षण बल लगती है उसके द्वारा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार हम जानते हैं कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर वह न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लागू होती है। तो पृथ्वी के द्वारा इस m द्रव्यमान के उपग्रह पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल ये निकल जाता है Gm और यहाँ पर जो केंद्र से उपग्रह की जो दूरी है उसको r माने हैं, तो ये हो जाएगा Gm/r का स्क्वायर। चूंकि यह उपग्रह इस कक्ष पर तभी परिक्रमा करेगी जब अभिकेंद्री बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों आपस में बराबर हो। यदि दोनों आपस में बराबर नहीं होगी, यदि मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्यादा होगा तो यह जो पिंड है, यह उपग्रह वह पृथ्वी पर इस कक्ष पर परिक्रमा नहीं कर पाएगी, पृथ्वी के केंद्र पर गिर जाएगी। तो इसको इस कक्ष पर परिक्रमा करने के लिए दोनों बलों का मान आपस में बराबर होना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं उपग्रह परिक्रमण के सिद्धांत से उपग्रह परिक्रमण के सिद्धांत से mv²/r = Gm/r का स्क्वायर। यहाँ से देख लीजिए r और यहाँ से एक r कैंसिल, दोनों आपस में बराबर हैं। ये m से m भी कैंसिल, तो यहाँ पर बचा v² बराबर Gm/r, या इसको हम लिख सकते हैं v बराबर √Gm/r। चूंकि हम जानते हैं r का मान कितना दिख रहा है, यहाँ पर r प्लस h है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं v बराबर √Gm/r प्लस h। r प्लस h। तो इस तरीका से जो कक्षीय चाल है या कक्षीय वेग है यहाँ पर निकल रही है Gm/r प्लस h। इस सूत्र में हम ये देख रहे हैं, या इस सूत्र को हम ये कह सकते हैं कि कक्षीय चाल के लिए प्रथम सूत्र के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। और यहाँ पे इस सूत्र से ये भी पता चल रहा है यहाँ पे सूत्र निकला हुआ है v बराबर Gm/r प्लस h का √ ये निकला हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इस सूत्र में हम देख रहे हैं
कि कक्षीय चाल का जो मान है वह उपग्रह के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करते। यहाँ पर कहीं पर भी उपग्रह का द्रव्यमान नहीं दिख रही है। किस बात पर निर्भर करती है? r+h और यहाँ पे जो gm है, gm का मतलब g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और m पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसके ऊपर निर्भर कर रही है। तो यहाँ पता चल रहा है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या अधिक हो तो जो चाल है या कक्षीय चाल है वह कम हो जाएगी, और पृथ्वी की त्रिज्या कम हो तो कक्षीय चाल जो है बढ़ जाएगी। तो पृथ्वी की त्रिज्या के ऊपर निर्भर करती है कक्षीय चाल का मान। यदि ये जो कक्ष है वह अधिक दूरी पर हो, अधिक दूरी पर होगी तो ये बढ़ जाएगा, मतलब वेग उसका कम हो जाएगा। तो इस सूत्र से ये निकलता है। आगे यदि हम इसमें और देखें तो हम यदि लेके चलते हैं कि यदि ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर h जो दिखाई दे रही है वह पृथ्वी के समीप हो, अर्थात m द्रव्यमान का उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है वह पृथ्वी के अधिक समीप हो, तो इसको हम लिख सकते हैं यदि h छोटी है r से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे r+h नियर इक्वल टू r। कंडीशन है यहाँ पर यदि h मच लेस देन r, इस कंडीशन में r+h का मान जो है r के बराबर होगी। तो समीकरण 1 को लिखेंगे कक्षीय चाल v बराबर √gm/r, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। समीकरण 2, यदि इसमें और हम लिखना चाहें तो पृथ्वी, चूंकि हम जानते हैं पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ये होता है gm/r का स्क्वायर। gm का मान निकालना चाहें तो ये निकल जाएगा gr का स्क्वायर। इस मान को यदि हम समीकरण 2 में रखें तो कक्षीय चाल समीकरण 2 से कक्षीय चाल v बराबर √gr का स्क्वायर अपान r ये प्राप्त होती है। यहाँ से हम r और ऊपर जो दिख रही है उसको कैंसिल करें तो v का जो मान है ये निकल जाएगा gr प्राप्त होती है। तो ये समीकरण नंबर 3 जो कक्षीय चाल के लिए सूत्र यहाँ पर निकलती है, और यह गुरुत्वीय त्वरण के रूप में कक्षीय चाल के लिए व्यंजक है। अब यदि हम इसमें गुरुत्वीय त्वरण g का मान रखें और पृथ्वी की जो त्रिज्या दिख रही उसका मान रखें तो कक्षीय चाल कितना आएगा ये निकल सकता है। चूंकि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और जो पृथ्वी की त्रिज्या है r, इसका जो मान होता है 6.38 इंटू 10⁻⁶ मीटर होती है। इस वैल्यू को यदि हम यहाँ पर रखें तो v का मान निकल जाएगा v इक्वल टू √g का मान रखें यहाँ पर 9.8 इंटू r की वैल्यू रखें 6.38 इंटू 10⁻⁶। यदि हम इसको सरल करें और सरल करने के बाद इसका मान निकालें तो ये मान आता है 8000 मीटर पर सेकेंड। 8000 मीटर पर सेकेंड को यदि हम किलोमीटर में चेंज करें तो v की वैल्यू आ जाएगी 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जब कोई उपग्रह पृथ्वी के कक्ष पर परिक्रमा करती है तो उसकी कक्षीय चाल 8 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए, और यही मान यहाँ पर निकलती है। तो हम कहें कि पृथ्वी उपग्रह की जो कक्षीय चाल होती है वह 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो जब किसी भी उपग्रह को पृथ्वी के कक्ष में स्थापित किया जाता है तो स्थापित करते ही वह 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से पृथ्वी की कक्ष पर परिक्रमा करना शुरू कर देता है। तो ये था उपग्रह की कक्षीय चाल के लिए व्यंजक और उसका मान।
आगे हम देखते हैं उपग्रह की परिक्रमण काल। उपग्रह की परिक्रमण काल। परिक्रमण काल का अर्थ ये होता है कि यदि कोई पिंड या उपग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है तो एक परिक्रमा करने में कितनी समय लेगी, उस समय को हम उस उपग्रह की परिक्रमण काल के नाम से जानते हैं। जैसे ये पृथ्वी, केंद्र O, इसकी त्रिज्या R और द्रव्यमान m, इस कक्ष पर उपग्रह, इसकी जो कक्षीय चाल है v बराबर 8 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से इस कक्ष पर परिक्रमा कर रहा है। तो एक चक्कर यदि ये लगाता है तो एक चक्कर लगाने में कितना समय प्राप्त होगी, वही समय को हम क्या कर रहे हैं, उपग्रह की परिक्रमण काल कहते हैं। तो यदि उपग्रह की कक्षीय चाल v हो और पृथ्वी की त्रिज्या r हो, तो जो परिक्रमण काल के लिए हम निकाल रहे हैं यहाँ पर t, तो t बराबर हो जाएगी, t को हम कहते हैं परिक्रमण काल। परिक्रमण काल t हो तो t बराबर एक परिक्रमा करने में लगा समय जो भी प्राप्त होगी यहाँ पर, तो उसको हम परिक्रमण काल की परिभाषा में लिखेंगे कि एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। परिक्रमण काल t बराबर एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। बटे कक्षीय चाल, ये परिक्रमण काल की परिभाषा है। अब यहाँ पे देखिए कि यदि ये उपग्रह यहाँ से घूमना शुरू करता है और एक चक्कर लगाकर वापस यहाँ पर आता है, तो ये एक ऐसा गोला बनाया। इसका मतलब, इसका अर्थ ये है कि ये एक चक्कर पूरा कर रही है। एक चक्कर पूरा करे मतलब क्या हुआ, ये वृत्त की परिधि हुआ, जिसको हम कह सकते हैं t बराबर 2 पाई r बटे कक्षीय चाल क्या है, v है। तो ये परिक्रमण काल निकल गया। अब यहाँ पर यदि हम सबका मान रखें, r बराबर कितना निकाला गया था, r प्लस h निकाला गया था, और v जो कक्षीय चाल निकाला गया था, उन सब का मान रख के परिक्रमण काल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं चूंकि r प्लस h, चूंकि r बराबर r प्लस h है और कक्षीय चाल जो निकला हुआ है v की मान जिसको हम निकाले थे, उसका मान है r रूट ऑफ g अपान r प्लस h। ये मान प्राप्त हुआ है। इस मान को यदि हम यहाँ रखें तो परिक्रमण काल, इसका नाम दे दीजिए समीकरण 1। समीकरण 1 में मान रखने पर परिक्रमण काल t बराबर निकल जाएगी 2 पाई, यहाँ पे दिख रहा है r का मान है r प्लस h, और यहाँ पे v का मान रखेंगे
आर रूट ऑफ जी अपान आर प्लस एच, ये प्राप्त होता है। इसको हम सरल करें तो t बराबर 2 पाई अपान आर, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई अपान आर, और यहाँ पे r प्लस एच नीचे वर्गमूल के अंदर है g अपान आर प्लस एच। तो यदि हम इसको सरल करके लिखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रूट ऑफ आर प्लस एच को हम इस तरीके से लिखेंगे, आर प्लस एच का पावर 1/2। जो वर्गमूल चिन्ह है उसका मतलब घात 1/2 होता है, ठीक है। यदि हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पर r प्लस एच है, तो ये हो गया। इसके साथ में इसको हम सरल करेंगे, r प्लस एच का घात कितना है यहाँ पर 1, तो ये क्या होगी, माइनस में होगी ऊपर ले जाने के बाद में। तो इसको हम सरल करें तो ये निकल जाएगा r प्लस एच और -1 ये यहाँ जाने के बाद में माइनस होगी, फिर ऊपर जाने के बाद में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। तो ये हो जाएगा r प्लस एच का पावर 3/2। इसको हम यहाँ पर सरल करके लिखेंगे तो 2 पाई अपान आर का मान हम लिख सकते हैं t इक्वल टू 2 पाई अपान आर, और यहाँ पर लिखेंगे r प्लस एच का घात 3 बटे, नीचे यहाँ पर लिखें वर्गमूल g। ये पूरे का वर्गमूल करिए यहाँ से, ये t बराबर 2 पाई आर प्लस एच अपान आर अंडर रूट जी अपान आर प्लस एच को सरल करने के बाद यहाँ पर लिख रहे हैं t बराबर 2 पाई अपान आर अंडर रूट आर प्लस एच का पावर 3 अपान जी। पुनः समीकरण 2 से t बराबर 2 पाई और r प्लस एच का घात 3, और इसको हम लिख सकते हैं r स्क्वायर g। ये r को रूट के अंदर ले गए तो ये स्क्वायर में हो गया, चूंकि हम जानते हैं g बराबर gm अपान r स्क्वायर होती है। gm का मान निकालें तो ये निकल जाएगा gr का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आर स्क्वायर जी लिख रहा है इसकी वैल्यू कितना आ रहा है, जी एम आ रही है। तो परिक्रमण काल t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ आर प्लस एच का घात 3, और इसको हम लिखेंगे जी एम। तो ये जो सूत्र निकला हुआ है वह गुरुत्वीय नियतांक के रूप में परिक्रमण काल का व्यंजक है। इसके आगे इसको और सरल करें तो यदि हम देखते हैं कि यदि पृथ्वी की केंद्र से जो उपग्रह की जो दूरी था उसको यदि हम कम माने, उस स्थिति में r प्लस एच का मान जो हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं चूंकि h छोटी है r से, उस स्थिति में r प्लस एच का जो मान है वो नियर इक्वल टू r के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे मान रखें, ये हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ
r का घात 3 और ये लिखा हुआ है g r का स्क्वायर, या इसको लिखें t इक्वल टू 2 पाई और इसको हम लिख सकते हैं r स्क्वायर से, यहाँ से कैंसिल बचा r बटे g। तो परिक्रमण का निकलती है t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ r अपान g प्राप्त होती है। यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या r है और पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान स्मॉल g है। दोनों का यदि हम मान रखें, चूंकि g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और r की जो वैल्यू होगी वो होगा 6.38 गुणित 10 का घात 6 मीटर। इन दोनों मान को यहाँ पर रखते हैं। तो परिक्रमण काल t बराबर 2 पाई का मान भी रख दें यहाँ पर, पाई बराबर 3.14, तो ये हो जाएगा 3.14 रूट 6.38 गुणित 10 का घात 6 बटे 9.8। इसको सबको सरल करें तो t की जो वैल्यू आएगी ये आता है 5067 सेकेंड। और यदि हम इसको मिनट में यदि हम इसको कन्वर्ट करें या बदलें तो ये लगभग आती है t इक्वल टू मिनट, ये प्राप्त होता है। तो इस तरीके से उपग्रह की परिक्रमण काल निकाला जा सकता है। तो जब उपग्रह पृथ्वी की कक्ष पर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगाती है तो पृथ्वी की एक चक्कर लगाने में उसको 84 मिनट का समय लगता है। 84 मिनट में वह एक चक्कर पूरा लगाएगी। तो इस तरीके से आज का जो हमारा उपग्रह की गति के अंतर्गत जो मुख्य बिंदु था कि कृत्रिम उपग्रह क्या होती है, कृत्रिम उपग्रह का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है, और यह कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर जिस कक्ष पर चलती है उस कक्ष में उस कक्षीय चाल कितना निकलता है और उसकी परिक्रमण काल कितनी होगी, इन सारी बिंदुओं के बारे में आज चर्चा की गई। थैंक यू।